Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about the 15th century literature revival period and early Renaissance. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe. Let us first see the poetry of the 15th century. The poor quality and general lifelessness of 15th century verse is at once suggested by the fact that the greater of it is imitative. Nearly all the poets tried to walk in Chaucer's footsteps, and with little of his genius labored to produce his matter and style. तो 15th सेंचुरी की जो पोएट्री थी बहुत कोई अच्छी क्वालिटी की पोएट्री नहीं थी, बिल्कुल लाइफलेस थी, जनरल था, पुअर क्वालिटी की पोएट्री थी क्योंकि ज़्यादा इमिटेशन ही होता था और ज़्यादातर जो पोएट्स थे वो चौसर के फुट स्टेप को फॉलो करते थे, मीन्स चौसर को ही कॉपी करते थे और चौसर की जो मैटर स्टाइल है उसी को वो प्रोड्यूस करते थे। लेकिन हाँ, उतना उनके वर्क में वो चौसर वाली बात नहीं होती थी। तो यही 15th सेंचुरी की पोएट्री है। थोड़ा सा कुछ ऑथर से उनके बारे में देख लेते हैं। टॉमस हॉकलेव 1370 to 1450। ही रोट अ लॉन्ग पोएम द गवर्नर ऑफ प्रिंसेस इन चौसर 7 lines stanza rhyming A B C C, and in the prologue in which he tells much about himself, describes his grief on Chaucer's death and sings his master's praises। तो टॉमस हॉकलेव ने एक वर्क लिखा है, एक लंबी सी पोएम लिखी है द गवर्नर ऑफ प्रिंसेस करके, और ये चौसरिन स्टेंजा में लिखा है, मीन्स 7 लाइन की जो स्टेंजा होती है राइम रॉयल, उसी में इन्होंने लिखा है और उसकी राइमिंग है A B C C एंड इन द प्रोलॉग। और उस ये जो पोएम है गवर्नर ऑफ प्रिंसेस, इसके प्रोलॉग में चौसर के बारे में इन्होंने अपना दुख जताया चौसर की डेथ पर और साथ ही चौसर की तारीफ की है। हिज माइनर पोएम मर्डर ऑफ गॉड वॉज फॉर्मली प्रिंटेड विथ चौसर्स ओन वर्क। टॉमस हॉकलेव का एक छोटा सा पोएम होता है मर्डर ऑफ गॉड, ये चौसर के वर्क के साथ प्रिंट हुआ था पहले। जॉन लीडगेट 1370 to 1451 के हैं। अ लर्न Benedictine monk of Bury St. Edmunds poured out an enormous quantity of verse. His longer work, The Stories of Thebes, designed as a new Canterbury tale, The Troy Brook and the Falls of Princess, based on a French paraphrase of a Latin work by Boccaccio। तो जो जॉन लीडगेट थे, इनका एक वर्क था, ये बरी सेंट एडमंड्स के मोंक थे ये, और इनका एक लंबा सा वर्क था एक जो कि नाम है स्टोरीज ऑफ थेब्स करके, और इसको इन्होंने कॉपी किया था कैंटरबरी टेल को ही। स्टोरी ऑफ थेब्स को न्यू कैंटरबरी टेल्स भी कहा जाता है। इनका एक और बुक है ट्रॉय बुक एंड द फॉल्स ऑफ प्रिंसेस, ये भी इन्हीं के वर्क है, और फॉल्स ऑफ प्रिंसेस इन्होंने एक तरह से इमिटेट किया है बोकासियो के लैटिन वर्क से। द किंग स्क्वायर, ये एक लॉन्ग पोएम है और इसके ऑथर के बारे में नहीं पता है। जेम्स फर्स्ट ने इस पोएम में स्कॉटलैंड के जो जेम्स फर्स्ट थे, ये अपनी बिलेवेड वाइफ लेडी जेन बेफोर्ड के बारे में ये कुछ बताते हैं, उसमें लिखते हैं, मीन्स उन्हीं के बारे में है। द ड्यूक ऑफ समरसेट डॉटर, जो इनकी वाइफ है समरसेट के ड्यूक की डॉटर हैं, हु आफ्टरवर्ड्स बिकम हिज वाइफ, और वही बाद में इनकी वाइफ हो जाती हैं। इट इज़ रिटन इन द चौसरिन 7 लाइन स्टेंजा, ये भी चौसर की 7 लाइन स्टेंजा में ही लिखा गया है। तो पहले ही बताया गया है कि इस पीरियड में ज़्यादातर जो पोइट्स थे उन्होंने चौसर को ही कॉपी किया है और चौसरिन जो 7 लाइन स्टेंजा है उसी में लिखने की कोशिश की है। नेक्स्ट पोएट है विलियम डनबास 1465 to 1530, द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश पोएट बिटवीन चौसर एंड स्पेंसर। इनको ग्रेटेस्ट ब्रिटिश पोएट कहा जाता है चौसर और स्पेंसर के पीरियड के बीच में। हिज ग्रेसफुल एलिगोरिकल पोएम द थीसल एंड द रोज, composed to commemorate the marriage of James IV of Scotland and Margaret, daughter of Henry VII of England, is quite in the manner of Chaucer's early work। विलियम डनबार का पोएम है द थीसल एंड द रोज, ये एलिगोरिकल पोएम है और इन्होंने कंपोज किया था किसके लिए, जेम्स IV जो कि स्कॉटलैंड के किंग थे,
उन्हीं की शादी को लेकर, और उनकी शादी किससे होने वाली हुई थी, मार्गरेट, जो कि डॉटर है हेनरी 7 इंग्लैंड के किंग। तो ये भी इनके चौसर के अर्ली वर्क के ही मैनर में लिखा हुआ वर्क है, द थिसल एंड द रोज। डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ विगर, ब्रॉड ह्यूमर एंड होमली पैथोस। तो इनका दूसरा वर्क है डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस। इसमें इन्होंने विगर, ब्रॉड ह्यूमर और होमली पैथोस को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है रॉबर्ट हेनरिसन, 1430 to 1506. He followed the Chaucerian model in his Testament of Cressid, but also produced in Robin and Mackin a story which anticipates Burns Duncan Gray. तो इन्होंने एक टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड वर्क लिखा है चौसर ने, और इसमें इन्होंने क्या किया, चौसर के ही मॉडल को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। रॉबर्ट हेनरिसन ने लिखा है और चौसर के मॉडल को इन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है अपने वर्क टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड में। इनका एक और वर्क है रॉबिन एंड मैकिंग, जो कि स्टोरी है किस को एंटिसिपेट करती है, बर्न्स के डंकन ग्रे हैं। वर्क के बर्न्स राइटर हैं और इनका एक वर्क है डंकन ग्रे, उसी को एंटिसिपेट करता हुआ इनका वर्क है रॉबिन एंड मैकिन। सम अदर वर्क्स आर द बैटल ऑफ ओटरबर्न, द नट ब्राउन मेड एंड द न्यूमरस बैलेट्स ऑफ द रॉबिन हुड साइकिल। तो 15th सेंचुरी पीरियड के कुछ और भी वर्क्स हैं, जिसमें है द बैटल ऑफ ओटरबर्न, ऑथर्स का नहीं पता, द नट ब्राउन मेड है, इसके भी ऑथर्स का नहीं पता नहीं, और बहुत सारे बैलेट्स आए हैं रॉबिन हुड साइकिल के। प्रोज ऑफ द 15th सेंचुरी, तो 15th सेंचुरी के प्रोज क्या थे, मोर प्रॉमिसिंग वर्क वॉज बीइंग डन इन प्रोज देन इन वर्स। तो ऐसा कहा जाता है कि 15th सेंचुरी में वर्स मीन्स पोइट्री के कंपेरिजन में प्रोज अच्छी क्वालिटी के थे। रीजनल पीकॉक, ये ऑथर हैं, प्रोज राइटर हैं एट द टाइम के 1395 to 1460। रिप्रेशर ऑफ ओवर मच, ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी एंड बुक ऑफ फैथ, ये इनके दो वर्क हैं रीजनल पीकॉक के। रीजनल जो पीकॉक हैं इनके ये दोनों वर्क है। मस्ट बी मैंशनड एज लैंडमार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश प्रोज की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क की तरह है रीजनल पीकॉक के वर्क, रिप्रेशर ऑफ ओवर मच, ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी एंड बुक ऑफ फैथ। सर जॉन फोर्टेस्क्यू 1394 to 1476 के ये हैं। द डिफरेंस बिटवीन एन एब्सोल्यूट एंड अ लिमिटेड मोनार्की, इनका ये वर्क है। सर टॉमस मैलोरी का मॉडी ऑथर भी इसी पीरियड में आया था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे अभी पढ़ेंगे। रिवाइवल पीरियड और अर्ली रेनेशा, तो जो रिवाइवल पीरियड या अर्ली रेनेशा, थोड़ा सा ये सारे पीरियड जो है ना एक दूसरे से मिक्स करते हैं, क्योंकि रिवाइवल पीरियड में ही अर्ली रेनेशा की जो स्थिति थी, कंडीशन थी, वो ऑकर हो चुकी थी, और ये अबाउट वही 15th सेंचुरी में हुआ था। तो ये सब एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा इसको अलग अलग वे में क्लासीफाई किया गया है। तो देख लेते हैं इस पीरियड में क्या है। द 150 ईयर्स ऑफ द रिवाइवल पीरियड आर सिंगुलरली डेस्टिट्यूट ऑफ गुड लिटरेचर, तो ऐसा कहा जाता है कि जो रिवाइवल पीरियड था 150 ईयर्स का, लगभग लिटरेचर के फील्ड में देखा जाए तो ठीक ही था। मेंस माइंड्स वर टू मच ऑक्यूपाइड विथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल चेंजेस, तो लोगों के जो दिमाग थे ना उस समय रिलीजियस और पॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए थे, तो उसी पे लोगों का माइंड ज़्यादा फोकस करता था। एंड विद द रैपिड एनलार्जमेंट ऑफ द मेंटल हॉरिजन टू फाइंड टाइम फॉर दैट पीस एंड लेजर विच आर एसेंशियल फॉर लिटरेरी रिजल्ट्स, और लोग उस समय क्या थे, बहुत उनको मतलब पीस वगैरह की एक जो डिज़ायर थी वो क्रिएट थी, लोगों को रेस्ट चाहिए था। तो ये सब कैसे लोगों को मिलता, लिटरेचर के ही थ्रू मिलना था। तो दैट्स वाई लोग जो थे लिटरेचर की तरफ क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। तो कुछ राइटर्स को देख लेते हैं इस पीरियड में। रोजर एस्केम 1515 to 1568, अ फेमस क्लासिकल स्कॉलर who published a book टोक्सोफिलस स्कूल ऑफ शूटिंग इन 1545। तो इन्होंने ये क्लासिकल स्कॉलर है और इन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम है टोक्सोफिलस, और चूँकि ये इसका दूसरा सेकेंड जो टाइटल है वो स्कूल ऑफ शूटिंग है, और 1545 में ये इन्होंने लिखा था। इसमें क्या इन्होंने प्रेजेंट किया, एक्सप्रेसेस इन हिज प्रीफेस और एपोलॉजी ऑफ वेरी वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फेक्शन ओवर द नेगलेक्ट ऑफ नेटिव लिटरेचर।
तो इस वर्क में रोजर एस्केम ने ये दिखाने की कोशिश की है कि नेटिव लिटरेचर को लेकर लोग कितने ज़्यादा नेगलेक्ट हैं। मीन्स लोग जो है नेटिव लिटरेचर को बहुत नेगलेक्ट कर रहे हैं। इसी को लेकर इन्होंने डिससेटिस्फेक्शन प्रेजेंट किया अपने इस बुक टोक्सोफिलस या स्कूल ऑफ शूटिंग में। 1545 में ये आया था वर्क। नेक्स्ट है इरेस्मस प्रेज ऑफ फॉली 1511 इनकोमियम मोरिया रिटेन इन लैटिन बट स्पीडली ट्रांसलेटेड इनटू ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस। तो इरेस्मस उस टाइम के थे, इन्होंने एक वर्क लिखा है प्रेज ऑफ फॉली 1511 में आया था और इसका सेकेंड टाइटल है इनकोमियम मोरिया, लैटिन टाइटल है और लैटिन में ही इन्होंने लिखा था। वैसे तो लैटिन में इन्होंने लिखा बट मैक्सिमम जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है सब में इनके इस वर्क को ट्रांसलेट किया गया प्रेज ऑफ फॉली को। इट इज़ लाइक अ सॉन्ग ऑफ विक्ट्री फॉर द न्यू लर्निंग। प्रेज ऑफ फॉली क्या था, एक तरह से सॉन्ग ऑफ विक्ट्री की तरह था न्यू लर्निंग के लिए, विच हैड ड्राइवन अवे वाइस, इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन, द थ्री फोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। और इस वर्क ने लोगों के अंदर जो वाइस, इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन की फीलिंग थी उसको मूव कर दिया, जो कि कहा जाता है कि मानवता के तीन बड़े दुश्मन हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क इस टाइम पीरियड का आता है टॉमस मोर का यूटोपिया। 1516 में आता है ये वर्क, अ पावरफुल एंड ओरिजिनल स्टडी ऑफ सोशल कंडीशंस। तो ये बहुत ही पावरफुल और ओरिजिनल स्टडी है सोशल कंडीशंस पे टॉमस मोर का। इन यूटोपिया फर्स्ट टाइम फाइंड द फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइज सोसाइटी। पहली बार यूटोपिया में एक सिविलाइज सोसाइटी के बारे में बात कही गई है। द थ्री ग्रेट वर्ड्स लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी के बारे में भी बात कही गई है। तो यूटोपिया जो टॉमस मोर का वर्क है एक आदर्श कंट्री के बारे में एक बात करता है कि जहाँ पे एवरीथिंग इज ओके ऑन द बेस ऑफ आइडियलिज्म। नेक्स्ट है विलियम टिंडेल। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो उसको देख लीजिएगा, विलियम टिंडेल नाम है इनका। ट्रांसलेशन है न्यू टेस्टामेंट, 1525 में आया था। फिक्स द स्टैंडर्ड ऑफ गुड इंग्लिश। तो इनके ट्रांसलेशन वर्क न्यू टेस्टामेंट ने एक गुड इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है उसको फिक्स कर दिया था, बिकॉज इंग्लिश जो था ना उस समय एक तरह से फ्लोरिश हो रहा था। इसके पहले जो भी टाइम पीरियड है उसमें इंग्लिश की इतनी वो नहीं थी, क्योंकि जो भी वर्क्स ज़्यादातर लिखे जाते थे वो लैटिन या फिर जो फ्रेंच वगैरह है, ग्रीक वगैरह लैंग्वेज में लिखे जाते थे। तो दैट इज़ वाई इंग्लिश उस समय अपने इन्फेंट कंडीशन में था। सर टॉमस स्वीट 1503 to 1542 एंड हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे 1570 to 1547। तो सर टॉमस वीट काफ़ी फेमस नाम है इंग्लिश लिटरेचर में और अर्ल ऑफ सरी के नाम से फेमस है। हेनरी होवार्ड ये भी काफ़ी फेमस है। इन लोगों का वर्क आया था, दोनों लोगों का मिलकर इन्होंने एक वर्क प्रेजेंट किया था टोटल्स मिसलेनी करके 1557 में। द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन आया था इसका। अबाउट हाफ ऑफ दिस पोएम्स वर द वर्क ऑफ वेट एंड ऑफ सरे। तो इस टोटल मिसलेनी में बहुत सारे पोएम्स का ये कलेक्शन होता है और उसमें से ऐसा कहा जाता है कि हाफ ऑफ वर्क जो था वो टॉमस वीट का था और बाकी अर्ल ऑफ सरे का। द चीफ लिटरेरी वर्क ऑफ दिस टू मैन देयरफॉर इज टू इंट्रोड्यूस द सोनेट इन द ब्लैंक वर्स स्ट्रेंज मीटर। और इन्हीं दोनों लोगों को क्रेडिट जाता है सोनेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने का। सर टॉमस वीट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज़ द इंट्रोड्यूसर ऑफ सोनेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो सर टॉमस वीट। और साथ ही इन लोगों ने ब्लैंक वर्स को भी इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश लैंग्वेज में और ब्लैंक वर्स को इन लोगों ने नाम दिया था स्ट्रेंज मीटर। नेक्स्ट है टॉमस मैलोरी, मॉडी ऑथर, द ग्रेटेस्ट इंग्लिश वर्क ऑफ दिस पीरियड। तो टॉमस मोर का यूटोपिया तो आपने पढ़ा ही कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इस पीरियड का। उसके साथ ही टॉमस मैलोरी का मॉडी ऑथर भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इंग्लिश में इस पीरियड में। मेजर बाय इट्स इफेक्ट ऑन सब्सिक्वेंट लिटरेचर। और इसका जो टॉमस मैलोरी के मॉडी ऑथर है इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आगे इसके बाद आने वाले जो ऑथर्स वगैरह थे उन्होंने जो अपने सब्जेक्ट है उसको बोरो किया है। अ कलेक्शन ऑफ ऑर्थनियन रोमांसेस टोल्ड इन सिंपल एंड विविड प्रोज। तो जो टॉमस मैलोरी का मॉडी ऑथर है इसमें ऑर्थनियन जो रोमांस है उसको बहुत ही सिंपल और विविड फॉर्म में प्रोज में इसको प्रेजेंट किया गया है।
दिस वर्क इज सोर्स ऑफ टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, स्विनबर्न एंड मॉरिस। और लेटर ऑन इनका टॉमस मैलोरी का यही जो वर्क है टेनिसन के वर्क के लिए सोर्स बन गया, मैथ्यू अर्नोल्ड के लिए, स्विनबर्न के लिए और मॉरिस के लिए। मीन्स इन लोगों ने भी कोई ना कोई वर्क अपनी इस टाइम में लिखा है और उसका जो सोर्स था वो टॉमस मैलोरी का मॉडी आर्थर। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और इसके बाद नए टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आएंगे एंड दैट विल बी द एलिजाबेथन एज। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आपका मोटिवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।